5 हेड ऑफ इनकम हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, कि 5 हेड होते हैं जिसमें जो है ना उनकी तहत टैक्सेशन होती है किसी भी इंडिविजुअल की, पर्सन की, किसी भी पर्सन की 5 हेड होते हैं, ठीक है। तो कोई बंदा सैलरी ले रहा होता है तो साथ में उसके पास प्रॉपर्टी इनकम भी आ रही होती है, ठीक है, और साथ में बिजनेस भी कर रहा होता है पार्ट टाइम। कोई बंदा कोई एक कर सकता है इन चारों पांचों में। अपना कंसेप्ट जो है ना बिल्कुल क्लियर कर लें भाई, इससे जो है ना ऑर्डिनेंस टैक्सेशन बाहर नहीं जाती। ये 5 हेड है बस, और इसमें 3 बंदे काम करते हैं, 3 टाइप के लोग, एओपी, कंपनी और इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल तो ये कर रहा होता है, ठीक है। एओपी कंपनी जो है ना ये दोनों कर सकती है, तीनों कर सकती है। इंडिविजुअल ये भी कर सकता है काम, बिजनेस इनकम बिजनेस भी कर सकता है, ठीक है। कैपिटल गेन कर सकता है, शेयर्स का काम करे, या अपनी प्रॉपर्टी बेचता है तो वो कैपिटल गेन में आ जाती है, ठीक है। अदर सोर्स में रॉयल्टी, डिविडेंड, इस टाइप की जितनी चीज़ें वो अदर सोर्स में आती है, ठीक है। अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। इस तरह नहीं है कि एक बंदा अगर ये कर रहा है तो इन 5 हेड का मिक्सचर भी हो सकता है, और इन 5 में से कोई एक भी हो सकता है। कोई भी करे तो उसकी टैक्सेशन इन 5 हेड में ही जाएगी, इससे बाहर नहीं है, ठीक है। हम जो है सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम बिजनेस डिस्कस कर चुके हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है ये एंड चल रहा है हमारा, ठीक है, ये काफ़ी लेंदी है, ठीक। मैंने कहा था कि सैलरी अगर कोई बंदा ड्राइव करता है तो उसको कोई एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि मैंने 20 लाख की सैलरी ड्राइव की, ठीक है, अर्न की, और उसको कमाने में मुझे 5 लाख का खर्चा हुआ, तो उसको वो 5 लाख रुपए अलाउएबल एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। सैलरी के हेड में एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है, ज़हन में रखिएगा, बिल्कुल क्लियर कट ये क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकता है, ठीक। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कुछ डिडक्शंस थी, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कुछ डिडक्शंस थी। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं जो है ना आपको एंड में कराना था, आपने अभी पूछ लिया। फॉर एग्जांपल किसी बंदे का के पास सैलरी इनकम भी हो और इनकम फ्रॉम बिजनेस भी हो, ठीक है, तो हम उसको कौन से रेट लगाएंगे, ठीक है। बिजनेस के लगेंगे, इंडिविजुअल के लगेंगे, सैलरीड केस के लगेंगे या नॉन सैलरीड के लगेंगे। तो इसमें आपके पास जो है 75% का रेशो आएगा। अगर आपकी सैलरी 75% से ज़्यादा कर रही है टोटल इन दोनों को मिला के, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि 10 लाख रुपए टोटल इनकम है, 10 लाख रुपए, और 15 लाख रुपए आपकी 10 लाख सैलरी है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस आपकी 2.5 लाख रुपए, ठीक। ये कितने हुए? 12,50,000। ये कितना परसेंट हुआ इसका? 75, ठीक है। 10 लाख डिवाइडेड बाय 12,50,000, इसका निकाले, फिर 10 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 लाख, ठीक है। ये 80% आ रहा है। तो ये हुआ सैलरीड केस। मैं आपको शेड्यूल दूंगा, शेड्यूल में लिखा हुआ है सैलरीड केस, नॉन सैलरीड केस। शेड्यूल में लिखा हुआ है मोर देन 75% अगर हो तो उसको सैलरीड के रेट लगेंगे एग्रीगेट, ठीक है। दोबारा आप कैलकुलेशन होगी आपकी, रिटर्न में डलेंगी सारी चीज़ें, तो वो रिटर्न जो आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो भी आपको भी दिखा दूंगा इंडिविजुअल कि हमारे पास शायद यहाँ पे वो नहीं है, तो उसको मैं आपको रिटर्न में दिखा देता, आपको कोशिश कर लेंगे।
टैक्सेबल एग्रीगेट सारे आ गए इसमें सब चीजें आ गई है। और ये जो है ना इनकम फ्रॉम बिजनेस नेट है, समझे, ठीक है, ये नेट है। इन दोनों का जो परसेंटेज है 80% आ रहा है, तो जाहिर सी बात है सैलरी ज्यादा हुई 75% से, तो रेट जो आपके शेड्यूल में दिए हुए हैं वो लगेंगे 75%, ठीक है। अच्छा, सैलरी में कोई डिडक्शन अलाउ नहीं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक डिडक्शन था, आपको हमने एक लिस्ट बनाई थी कि कौन कौन से 1/5 ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस के मत में और जो मुख्तलिफ रेट थे वो आपको याद होने चाहिए। बिजनेस इनकम, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बंदा जो है बिजनेस करता है, चीजें बेचता है, खरीदता है, सेल करता है, ठीक है। तो वो जो सेल करता है उसको कहते हैं रेवेन्यू। वो जो सेल करता है उसको कहते हैं रेवेन्यू। वो रेवेन्यू जनरेट करता है, पैसे उसके पास आते हैं। जब वो माल बेचता है तो खरीदता भी होगा, तो वो उसकी परचेज है। फिर जो है वो जो माल उसने बेचा है उसके लिए उसने ओवरहेड भाई कहाँ कहीं पहुंचाया होगा उसने मार्केट में, ठीक है, किसी अपने एडमिन में लोग रखे होंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी, वो जो लोग एडमिन में रखे हुए हैं, ठीक है, अकाउंटेंट रखा होगा, उसमें सेल वाले रखे होंगे, उसमें एडमिन वाले रखे होंगे, उनकी सैलरियां हैं, वो एसी यूज हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें उसके बिजनेस एक्सपेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री जो है ब्रेड बनाती है, तो वो फैक्ट्री में क्या लगता होगा, परचेस क्या करता होगा, आटा, मैदा, ठीक है, अंडे और चीनी, शुगर हो गई, ऑयल हो गया, यीस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें उसके रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये सारी परचेजेज है। वो उसको खरीदता है मार्केट से और उसको प्रोसेस करता है, पकाता है, पकाने में क्या गैस खर्च होती है, ठीक है, और वहाँ पे जो है डेली वेजर्स हैं, वो बैठ के आपका वो पकाते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वहाँ पे निकाल के उसको पैकिंग होती है, फिर पैकिंग के बाद वो जो है मार्केट में उसको लेके जाया जाता है, फिर मार्केट में जो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये जितनी भी जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे खर्चे लगे, तो वो सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, हमने कहा था डिडक्टिबल अलाउंस सेक्शन कौन सा था, डिडक्टिबल अलाउंसेस का 20, सही है। डिडक्टिबल अलाउंसेस तो वो यही थे भाई। अभी कल किसी ने कहा कि यार हमें पता ही नहीं चल रहा क्या है, तो ये जितने भी खर्चे हुए तो ये डिडक्टिबल अलाउंसेस में जो मैं बता रहा हूँ यही थे, ठीक है। अच्छा, ये जो बिजनेस है इसमें हमारे पास 2 इनकम हमने डिस्कस की थी। इस बिजनेस में हमने क्या किया था, हमने 2 कंसेप्ट डिस्कस किए थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई बताएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 साल तक दे, और कैपिटल का 1 साल से ज्यादा हो। और हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की 5 चीजें पढ़ी थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट चेंजेस इक्विटी और नोट्स टू द अकाउंट्स, ये 5 चीजें थी। ये सारे मैं पढ़ा चुका हूँ। रिवाइज करने का मकसद ये कि अभी भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर बहुत ऊपर की चीजें पढ़ा रहे हैं, भाई ये बेसिक है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिर मैंने कहा था आप अपनी नजर सिर्फ 2 चीजों पे रखिएगा, बताएं, बैलेंस शीट और सही इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। नामों पे जो है ना कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां जाता है, कैपिटल बैलेंस शीट में।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एग्जाम्पल देते हैं इसकी, व्हीकल और प्लांट मशीनरी, देखिए ये कंसेप्ट यहाँ पे समझिएगा क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये हम लेकर गए बैलेंस शीट और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर जो आपको एक साल से ज़्यादा का बेनिफिट दें तो आप जो उसको उठा के लेके जाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें तो कोई डिडक्शन अलाउ नहीं हुई, तो हम आपको बताते हैं कि कैसे अलाउ होती है वो। ठीक है, क्या आएगा, कैश आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। इसमें भी जो है ना एसेट्स के एग्जाम है। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। लेकिन हम जो है अभी फिलहाल जो ये वाला पोर्शन है वो व्हीकल्स का, क्योंकि अभी बहुत सारे इस तरह स्टूडेंट्स हैं जो अकाउंट से बैकग्राउंड नहीं रखते, इनको पता नहीं है और कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कैश भी आएगा, लेकिन जहाँ पे यहाँ पे डेप्रिसिएशन जिस चीज़ में अलाउ हो रही है हम वो आप फिलहाल लिख रहे हैं कि भाई कैसा होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर हो गया भाई, इसमें टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आ गए। लाइसेंस नहीं, गुडविल कौन सी होती है, छेड़ा है बताओ आप। अपनी मर्जी से अपनी गुडविल बना रहे हो? हाँ, गुडविल के भी बहुत सारे अकाउंटिंग है। सही है, अब गुडविल जो है आप अपने खुद बनाते हो ना, यार मेरी तो मार्केट में ये है, मैं तो इतना मशहूर हूँ। ठीक है, वो नहीं कहीं नहीं मानता। जब आप जो है ना अपनी चीज़ बेचते हैं, सामने वाला जिसकी एग्जैक्ट जो नेट एसेट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपकी जो इसकी वर्थ है, ठीक है, बिल्डिंग प्लांट मशीन ये सारी चीज़ें बेच के वो उसकी वर्थ फॉर एग्जांपल 100 मिलियन है और आपके लिए एक बंदा जो है देने के लिए राजी है, ठीक है, वो दे रहा है 200 मिलियन में, तो ये जो 200 है उसमें से 100 निकाल के 100 मिलियन आपका क्या हुआ, गुडविल हो गया, आपका नाम बिका है। एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन इस तरह खुद सेल्फ जनरेटेड गुडविल अलाउ नहीं है आपको अकाउंट्स में अलाउ। ठीक है, आप क्या पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, अच्छा इसमें बताएं सैलरी, प्रिंटिंग मशीनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। हाँ, ओवरहेड अलग चीज है, वो कॉस्टिंग का पार्ट है, लेकिन जनरल टर्म में हम यूज करते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ट्रांसपोर्टेशन, रिपेयर, बहुत सारे और खर्चे हैं, लिस्ट है काफ़ी, हज़ारों की तादाद में अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है भाई, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, ये आपने इस साल का जो प्रॉफिट लॉस बना, ठीक है, इसी को आपने उठा के अपनी रिटर्न भरी। ठीक, रिटर्न किस पे भरते हैं भाई, रिटर्न किस पे भरते हैं? आपका साल पूरा हुआ 30 जून 2020, क्लोजिंग अकाउंट सारे क्लोज कर लिए, ये वाले एक्सपेंसेस आपने यहाँ चार्ज कर लिए, ये वाले एक्सपेंसेस यहाँ चार्ज कर लिए। अब आप जो है ना 30 सितंबर पे खड़े हैं, आपको अपनी जो है क्या भरनी है, रिटर्न भरनी है। ठीक, तो ये समझो एज इट इज उठा के आपने यहाँ लेकर आना है। सही, एफबीआर में जो रिटर्न होती है उसकी मैं आपको वो दे देता हूँ, दिखा देता हूँ।
ग्रुप में शेयर कर लूँगा, ठीक है। उसमें ये सारे ऐड आते हैं। हम सिर्फ अभी फिलहाल हम सिर्फ किसको डिस्कस कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस को, ठीक है। अब आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इट इज उठा के अपने रिटर्न में दिखा दिया, ठीक है। इसमें आपकी डेप्रिसिएशन भी आती है। जब आप कहते हैं कि सर मुझे इस पे क्या फायदा हुआ कि मैंने जो है ना ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करके मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक, मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं मिला, इसका कोई एक्सपेंस तो अलाउ नहीं हुआ, तो इसका जवाब ये होना चाहिए भाई इसका एक सर्टेन पोर्शन डेप्रिसिएशन की शक्ल में यहां चला गया है। डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन, कैरी फॉरवर्ड होता है लॉस, कैरी फॉरवर्ड होता है अगले 5 साल तक, सेक्शन है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप जो है ना इसका सर्टेन पोर्शन व्हीकल्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसके ऊपर आपने 10 लाख की खरीदी, 15% इस पे चार्ज किया आपने, वो चला गया यहाँ पे, यहाँ से उठ के कहाँ चला गया आपका रिटर्न में, आपने प्रॉफिट ले लिया, गेन ले लिया, ठीक है। लेकिन ये डेप्रिसिएशन के ऊपर जितनी कहानी हम 2, 3, 4 क्लासों से कर रहे हैं वो इस डेप्रिसिएशन पे है कि इसका एक सर्टेन पोर्शन यहाँ चार्ज हो रहा होता है हर साल। नहीं, व्हीकल्स पे 15 है, इस पे 15 है, इस पे 10 है। मुनीर, आप लोग लेट आते हो, ये जो है मैंने डिस्कस कर लिया यार, एक दूसरे को हेल्प भी कर लिया करो, ठीक है। आपस में बैठ के, किसी को समझ में नहीं आती है ना बेसिक, तो जो हेल्प नहीं मांगता फिर वो जो है ठीक है। ये चीज अपनी ज़हन में रखिएगा, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस में क्या डिफरेंस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ लेके जाते हैं, जो बड़ा एक्सपेंडिचर होता है 1 साल से ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा तो आप उसको कैपिटलाइज करते हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, लेकिन उसको डिप्रिशिएट करना पड़ता है। उसकी डिप्रिसिएशन जो है यहाँ पे इधर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लेकर आते हैं, प्रॉफिट लॉस में लेकर आते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा दी, ये है, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहाँ जाता है आपका, एज इट इज ये प्रॉफिट जाता है, ये भी जाता है, लेकिन रिटर्न में आप अपनी ये चीज भी दिखाते हैं, रिटर्न में ये चीज भी दिखाते हैं, लेकिन टैक्स आप इस पे देते हैं, प्रॉफिट पे टैक्स अपनी प्रॉफिट पे देते हैं, इसलिए ये जो है ये चीज मेन है। हाँ, सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस है, ये है इंटेंजिबल। एक टेंजिबल एसेट होता है, एक इंटेंजिबल होता है। टेंजिबल वो है जिसको आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, सख्त चीज, ठीक है। इंटेंजिबल वो चीज जो एग्जिस्ट नहीं करता, इंटेंजिबल है जिसको आप जो है पकड़ नहीं सकते। सॉफ्टवेयर है भाई, कंप्यूटर में हमें पता नहीं कहाँ है, लेकिन सामने है यहीं पे। लाइसेंस है, ठीक है, लाइसेंस है, आपको एक पावर दे देता है कि यार आप 5 साल तक जो है फलां चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम किसी का नाम, फ्रेंचाइज लाइसेंस क्या होता है, हाँ यही होता है।
कॉस्ट को कल हमने डिस्कस किया था, कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होती है, ठीक है। कंसिडरेशन जो गिवन हो, कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या क्या चीजें शामिल है? कंसिडरेशन हो, या फेयर मार्केट? अच्छा, ये कॉस्ट को कल हमने डिस्कस किया था कि कंसिडरेशन जो और फेयर मार्केट वैल्यू जो आपने दी हो उसको एक्वायर करने में, ठीक है, वो और उसको इंटेंडेड यूज की उसमें कंडीशन में लाने के लिए जितनी भी कॉस्ट आपने बियर कर ली हो, ठीक है, वो सारी 3-4 जो है लिस्ट है वो देख लीजिएगा कौन कौन सी है। मैक्सिमम जो अलाउेबल कॉस्ट है इन केस ऑफ कार वो है 2.5 मिलियन, 25 लाख रुपए, याद कर लीजिएगा भाई। व्हीकल की, हाँ व्हीकल की, वो डिस्पोजल पे है, लेकिन आप डिस्पोज ऑफ करेंगे तो वो है आपकी 2.5 आपको अलाउ है। इससे ऊपर जो है ना, आप अगर कॉस्ट है ओरिजिनल कॉस्ट अपने ऊपर है तो वो जो है ना प्रोपोर्शनेटली आपका डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब डिसअलाउ क्या होगा, उस प्रोपोर्शनेटली आपका जो क्या कहते हैं प्रोसीड है वो भी कम हो जाएंगे। ये तो अभी इन्होंने बढ़ाई है, मेरा ख्याल 2013 की बात है, अभी बढ़ा देनी चाहिए इसको भी। हाँ, ये अभी भी कम है, ठीक। अच्छा, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एन एसेट शैल बी टेकन इनटू बिजनेस इनकम एंड कंसीडर्ड एज पर टैक्स वर्किंग, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही गेन या लॉस डिस्पोज ऑफ करते हैं ना आप कोई भी एसेट, वो आपका अलाउेबल एक्सपेंस बनेगा। गेन और लॉस, ठीक है। आपने एक एसेट खरीदा ईयर 1 में 10 लाख का, ठीक है, और 10% इसके ऊपर 25% इनिशियल अलाउंस, ₹2.5 लाख।
इसके 15% लगा, 75 75 1 25, इसके 15%, इसके 15%, सब करें। ईयर 2 में ईयर 2 के इस 6,37,500, इसके ऊपर 15% लगा है, 5,41,000, इसकी रिटर्न डाउन ईयर कितनी हो गई? आप ईयर 3 में आप इसको बेच देते हैं, इसको बेच देते हैं आप जो है 7 लाख रुपए में, डिस्पोज ऑफ फॉर 1,58,125। गेन कितना हुआ? सर 1,58,125, 1,58,000। 7 में से ये गए, 7 में से ये गए ऊपर वाले 1,58,000, बिल्कुल। ये जो है ना बिजनेस इनकम बन जाएगी इसकी। अदर इनकम में एक हेड आता है अदर इनकम का, बिजनेस में अदर रेवेन्यू का, ठीक है। मैं आपको यार ये खुलवा लूँगा, याद कीजिएगा, मैं आपको रिटर्न जो है ना खोल के दिखाऊंगा, सही है, ताकि आपको पता हो। वहाँ पे बिजनेस का जो टैब होता है, तो उस बिजनेस में जो है ना रेवेन्यू आता है, फिर उसमें अदर रेवेन्यू का पार्ट भी आता है, ठीक है, जिसमें ये सारे डिस्पोजल वगैरह होते हैं ना आपके एसेट, अदर देन प्राइमरी सोर्स से जितनी भी रेवेन्यू आता है वो आप उसको अदर में डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका काम है लेना और बेचना माल, फॉर एग्जाम्पल शूज़ का काम करते हैं तो शूज़ लेके बेचते हैं, तो यह प्राइमरी बिजनेस हुआ। लेकिन आपने ड्यूरिंग द ईयर आपने भाई कोई इस तरह का एसी बेच दिया, ठीक, एसी डेप्रिशिएट होके वो बचा था आपके पास भाई 20,000 का डेप्रिशिएट होके, रिटर्न डाउन ईयर उसकी 20,000 थी, आपने उसको जो है ना 35,000 में बेच दिया, तो जो 15,000 रुपये है ना वो आप अदर रेवेन्यू में दिखाएंगे। इसका मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, ये समझ में आएगा ये किसके लिए, ये डिस्पोजल के लिए है। हाँ, वो तो अच्छा ऐसा नहीं है कि वो उससे ज़्यादा खरीद नहीं सकते, खरीद सकते हैं। करेगी, बिल्कुल करेगी, वो इसमें आएगा ना, जैसे हमने डिस्कस किया था व्हीकल्स में। अगर वो बिजनेस कर रही है ना इस चीज का, तो उसकी इन्वेंटरी मिलाएगी। नहीं, अच्छा देखिए, दो चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना अलग चीज़ है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में वो दे रहे हैं सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज दे रहे हैं और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं लोगों का सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अलाउ है उसको, बिल्कुल है। जो बिजनेस को चलाने में कहीं भी कोई भी एसेट जो है यूज़ हो रहा है वो उसको अलाउ होगा उसमें। वो फिर इनिशियल अलाउंस अलाउ होगा उसका। पहले था ये शुरू 93 से स्टार्ट है, एक पूरी लिस्ट है। आप जो है करंट वाली याद रख लेना, सही। इसमें हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले तो 25 लाख रुपए जेब में होना चाहिए। मुझसे पूछा था कि उसका मेथड ऑफ अकाउंटिंग का पूछा था,
हाँ, मेथड ऑफ अकाउंटिंग का पूछा था, वो तो ऐसे ही मैंने पढ़ लिया था तो उन्होंने पूछ लिया। फिर उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था अपना, एक उसका था ये टैक्स ईयर का पूछा था। उसने ये टैक्स ईयर ऐसे नहीं पूछा था क्या, उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या कौन से होते हैं, तो उससे फिर उससे ये पूछा इंटरव्यू में कि आप जो है अगर टैक्स ईयर चेंज करना चाहते हैं क्या करेंगे, ये पूछा। ऐसे ही उन्होंने उसका पूछा मेथड ऑफ अकाउंटिंग का, चेंज करना चाहते हैं तो क्या होगा, कैसे करेंगे। ठीक है, तो बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आपका काम ये है कि आपने पहले टेस्ट पास करना है, फिर जो है ना आपका इंटरव्यू होगा। टेस्ट के लिए ये जो पढ़ा रहे ना, ये टेस्ट में भी काम आएगा और इंटरव्यू में भी काम आएगा, लेकिन इंटरव्यू में और मजीद पढ़ना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। कॉस्ट वाला ऑर्डिनेंस में है और क्या है। हाँ, इसमें नहीं मिला है, इसमें नहीं होगा। आप ऑर्डिनेंस की डाउन बुक जो है किसी ने शेयर भी की है ग्रुप में, ऑर्डिनेंस FBR की साइड में मिल जाएगा आपको, वहाँ से डाउनलोड करके 76 सर्च कर लें सेक्शन, हाँ वहाँ से मिल जाएगा। पार्शियल यूज फॉर बिजनेस, अगर कोई एसेट हो उसको पार्शली आप यूज कर रहे हैं बिजनेस के लिए, पार्शली फॉर पर्सनल उसके लिए, तो जो आपको डेप्रिसिएशन अलाउ होगी वो भी जो है प्रोपोर्शनेटली होगी। ठीक है, एक एग्जांपल भी कर लेते हैं साथ में। अच्छा, इसमें इनिशियल अलाउंस जो है वो प्रोपोर्शनेटली नहीं होगा, इनिशियल अलाउंस प्रोपोर्शनेटली नहीं होगा, उसमें कोई नहीं लिखा हुआ इस तरह। ठीक है, सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिए अलाउ है। ठीक, नहीं, इस तरह नहीं है। वो जैसे व्हीकल आप खरीदते हैं पार्टली फॉर ऑफिस यूज के लिए, फॉर एग्जाम्पल 80% ऑफिस यूज है, बिजनेस यूज के लिए, और 20% फॉर पर्सनल यूज है। तो आपको 15% आपकी व्हीकल पे लगेंगे। ठीक है, 15% नॉर्मली लगेगा, लेकिन उसको आप प्रोपोर्शनेट करेंगे जितना 15%, एक 10 लाख का 15% कितना हुआ, 1.5 लाख। 1.5 लाख को 80% और 20% में अलाउ और डिसअलाउ करेंगे। इसका क्वेश्चन कराता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, ठीक है, प्रोपोर्शनेटली अलाउ होगा। एग्जाम्पल है मिस्टर ए, परचेज अ लैपटॉप on 1st July at rupees 80,000, which is used 60%. For business purpose, and 40%
पर्सनल, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अलाउड करें। देखिए इसमें इनिशियल अलाउंस लगेगा नहीं लगेगा वो भी करें, 1 साल की कैलकुलेशन करें कि फर्स्ट पूरे साल की। एफएमवी जो हम बार बार बोलते हैं ना, फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, फेस मार्केट वैल्यू नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू। और एमोटाइजेशन मैं पढ़ाऊंगा आगे, सेक्शन 24 है, वो है इंटेंजिबल एसेट्स जो मैं बता रहा हूँ, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल पे आपको डेप्रिसिएशन अलाउ होता है और इंटेंजिबल पे आप एमोटाइज करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर को आप एमोटाइज करते हैं, वर्ड यूज होता है एमोटाइज। क्या है भाई? आंसर बताओ। इनिशियल अलाउंस है 20,000 हाँ, और डेप्रिसिएशन जो अलग बने वो है 10,800, अगर 30% मिलेगा। और अगर सब वाली अप्लाई हो रहा है कि जिस ईयर में आपने खरीदा है ना उसका 50% कितना परसेंट अप्लाई किया आपने? और यासीन कितना किया? नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है अभी करते हैं। कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट 80,000, इनिशियल अलाउंस 25%, 20,000। अलाउएबल डिडक्शन कितना हुआ? ये आगे 20,000। अच्छा ये लेस करेंगे इनिशियल अलाउंस, रिटन डाउन वैल्यू इसके ऊपर लगाएं 30%। लैपटॉप है, आईटी और आईटी रिलेटेड जितने भी चीजें हैं ना वो हैं 30%, ठीक है। 30% है, पर अगर 2020 की बात करें तो कितना? 50% अभी रिसेंटली हाँ उसको जरा 20 के बाद वो आप याद रखिएगा, बस अभी वो इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन के और ये कंसेप्ट समझने के लिए। 30%। डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 30%, ठीक है, 30% रेट पे। अच्छा अब 18,000 का जो आपको कह रहा है ना 60% अलाउबल होगा, ये बिजनेस पर्पस के लिए 60% ऑफ ये जो नॉर्मल टोटल डेप्रिसिएशन है, टोटल डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट की 30% ऑफ 60,000 के 18,000 के 60% आपको अलाउ है, ये कितना हुआ? 10,000। 30,000। ये रेट है ना, डेप्रिसिएशन रेट है टैक्स वालों की तरफ से, ये हाँ शेड्यूल। क्या क्या शेड्यूल?
हाँ वो कर देता हूँ मैं आपको ये आज कर दूंगा, ये सैलरीड के जो रेट हैं ये भी कर दूंगा, और इसके टैक्स वाले भी ये भी कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ 30% हुआ 60,000 का। देखिए कॉस्ट ये थी टोटल इतने की खरीदा, इनिशियल अलाउंस लेस करेंगे, और इनिशियल अलाउंस तो 20% ये अलाउबल है, ठीक है। तो लेस हुआ तो ये आपके पास रिटर्न डाउन वैल्यू ये आ गई। तो इस पे इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 18,000। 30% लगाया आपने 60 के। जी हाँ, रेट फिक्स है। ये ऐड किया इन दोनों को, इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन। वो कह रहा है कि अलाउबल डेप्रिसिएशन अलाउड, डिडक्टेबल अलाउंस क्या होगा? डिडक्टेबल जो है इनिशियल अलाउंस प्लस डेप्रिसिएशन इस साल का। डेप्रिसिएशन कितना ला होगा? 60% है, 18,000 टोटल डेप्रिसिएशन थी, लेकिन अलाउ आपको कितना हुआ? 60% इतना हुआ 10,800। ये आपका अलाउ है, ये है डिडक्टेबल अलाउंस या अलाउबल एक्सपेंस। वो डिसअलाउ हो गया ना, वो डिसअलाउ है। अब ये 40% क्या होगा? ये पर्सनल यूज के लिए ये अलाउ नहीं है। आगे जाके ना ये अगर ये एसेट बेचता है फॉर एग्जांपल, तो ये जितना भी 40% पिछले सालों में डिसअलाउ हुआ था ये रिटन डाउन वैल्यू में ऐड होगा, बेच देता है। वो भी करते हैं अभी क्वेश्चन। जी कंसेप्चुअल होंगे, आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये आप पढ़ के दिखाए मैं आपको मान जाऊं, ऐसे समझ में आएगा नहीं। ये इसलिए टाइम लग रहा है कि एग्जाम्पल करेंगे फिर आपको समझिए इसमें क्या लिखा हुआ ये कह रहा है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा वो। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये कर लिया सबने। ये लैपटॉप ऑन 1 जुलाई 2007 को खरीदता है, ठीक है। बहुत पुराना लैपटॉप है। ओ सॉरी 2005 को, बस ये बहुत पुराना टाइम था। लैपटॉप की कितने लैपटॉप थे भाई, क्यों नहीं थे, ठीक है। 1 जुलाई 2005 को खरीदा था 80,000 में, ठीक है। और विच इज यूज फॉर 80%, 80% का कट यहाँ पे 80% फॉर हिज प्राइवेट यूज, फॉर हिज बिजनेस, एंड 20% फॉर हिज पर्सनल यूज। फिर ये कह रहा है मिस्टर सी सोल्ड, लैपटॉप बेच भी देता है। मिस्टर ए सोल्ड दिस कंप्यूटर ₹4,
अमाउंट ऑफ टैक्स गेन और लॉस। कॉस्ट 2005 की बात करते हैं, टैक्स ईयर 2005 की, ठीक है, 1 जुलाई 2000। कॉस्ट कितने में खरीदा था? इनिशियल अलाउंस कितना था? 80 के 25 कितना? 20,000। रिटन डाउन वैल्यू 60,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन 18,000, ठीक। अलाउंस कितना हुआ? 20,000 इस साल मिला इनिशियल अलाउंस, और 10,800, ठीक है। और इसमें से माइनस करो, ये कितना बचा? 18,000 में से 10,800, 8,200, नहीं 7,200, 7,200, 7,200 अलाउेबल और नॉट अलाउड। कितना हुआ? 2000 टैक्स ईयर 2005 में 7,200 ऑन अकाउंट ऑफ, भाई इसके 80% लगाओ यार। कितना हुआ? सब करें यार, एक के ऊपर नहीं छोड़ो। क्वेश्चन जो ना आपने वहां पे खुद करने हैं, आप उसको नहीं देखोगे वो क्या कर रहा है। कितने? 18,000 में से 14,400 माइनस करो, कितना हुआ? 3600, ठीक है। ये है टैक्स ईयर 2005। अच्छा, रिटन डाउन वैल्यू कितनी हुई? 42,000। ये आ गया टैक्स ईयर 2006, रिटन डाउन वैल्यू, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओ, कितना? 12,000। इसका 80% अलाउड है, इसका 80% अलाउड है, कितना हुआ? 10,000, ठीक है। और डिसअलाउ कितना हुआ? ठीक, 2007 आ गया। 2007 इधर कर लेते हैं यार, यही कर लेते हैं, सही। ये कितना हुआ? 29,000 रिटन डाउन वैल्यू, ठीक है। भाई इस साल ये बेच देता है, 2005 में खरीदा था, फुल ईयर डेप्रिसिएशन हुई, जिस साल खरीदा फुल ईयर डेप्रिसिएशन, बेचा कोई डेप्रिसिएशन नहीं, इस साल बेचा, इस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, 5 में खरीदा था और 7 में बेचा, 2 साल 3 साल यूज किया उसने, ठीक है, 2 साल की उसको डेप्रिसिएशन अलाउ होगी। अब रिटन डाउन वैल्यू इस साल कितनी है? 29,400, ठीक है। इसमें जो पिछले 2 सालों में ये जो डिसअलाउ हुआ है अमाउंट, वो रिटन डाउन वैल्यू में ऐड होगा। बताएं, टैक्स ईयर 2000
6120 2005 में कितना हुआ और टैक्स ईयर 2006 में कितना हुआ? 3600 और 2520। कितना हुआ? 37,000 35,520। ठीक है, इसमें से माइनस करें। आपको बेचा कितने में? सेल प्रोसीड, आपके पास सेल प्रोसीड है 50,000 और रिटन डाउन वैल्यू प्लस प्रीवियस ईयर्स डेप्रिसिएशन डिसअलाउड। ठीक है, वो आपके पास आ गया कितना? 35,520। 14,000। यहां पे ये चीज क्यों इन्होंने एड बैक की भाई? क्यों कहता है भाई? लॉजिक बताओ। ठीक है आपकी बात, लेकिन ये जो दो साल है जो जिस अलाउ हुए थे ये और ये, इन्होंने रिटन आउट वैल्यू में ऐड क्यों की? बताओ। गेन तो हो गया, लेकिन क्यों रिटन डाउन वैल्यू क्यों बढ़ाई? बिल्कुल। देखिए भाई, ये जो आपको डिसअलाउ किया था, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन थी, आपकी एक्सपेंस था, लेकिन उन्होंने डिसअलाउ किया पर्सनल यूज की वजह से। जब आप ये एसेट पे जो आपको पिछले सालों में एक्सपेंस डिसअलाउ हुआ था, तो जब बेचेंगे तो बेचने के टाइम पे भी वो आपको बेनिफिट दे रहा है कि भाई ये जो डिसअलाउ होता है आप उसको ऐड करो और उसमें से जो आपका सेल प्रोसीड आएंगे उसमें से आपका गेन निकलेगा, वो आपको अलाउ होगा, क्योंकि ये सारा का सारा जो गेन जा रहा है ना वो आपके बिजनेस इनकम में जा रहा है। इसलिए एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ये सारा जो अमाउंट है ये आपकी गेन में जाने की वजह से जो पिछले सालों में डिसअलाउ हुआ था वो भी इन्होंने रिटन डाउन वैल्यू में ऐड कर दिया। समझे आ रहा? नहीं आ गया? ये एक जो है लैपटॉप जो है जुलाई 2005 में 80,000 में खरीदा था, ठीक है। 2005 की फुल ईयर डिप्रिसिएशन लगेगी, फुल ईयर पॉलिसी 80,000 रुपए, इनिशियल अलाउंस 20,000 रुपए हुआ। फिर उसी साल 18,000 रुपए इस पे डेप्रिसिएशन हुआ, लेकिन 80% पर्सनल यूज की वजह से और 20% पर्सनल यूज की वजह से 3600 रुपए डिसअलाउ हुआ, 14,400 अलाउ कर दिया उसने। ये एक साल हुआ। अगले साल हमारे पास रिटन डाउन वैल्यू 60,000 में से 18,000 निकले, 42,000 रुपए बच गए। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ निकल गए। टोटल डेप्रिसिएशन ये थी, अलाउ ये हुआ, डिसअलाउ ये हुआ, ठीक है। अलाउ का मतलब ये है, ये हमारे अलाउएबल एक्सपेंस कहां चला गया? प्रॉफिट लॉस में। कहां चला गया? ये आ गया अपने इनकम में, ठीक है। ये अमाउंट ना होने की वजह से आपकी इनकम बढ़ गई, आपने टैक्स ज्यादा पे कर दिया। ये अमाउंट अगर आप ये इसको भी डाल देते हैं तो आपकी रिटर्न, आपकी इनकम जो है कम होती है और टैक्स भी कम देना होता, ठीक। इसलिए कि जब जिस साल आप बेचते हैं उस साल जो प्रीवियस ईयर में आपको डिसअलाउ किया था तो उसका बेनिफिट भी देने के लिए उन्होंने कहा कि भाई ये जो डिसअलाउ आपको 2 सालों में एक्सपेंस डिसअलाउ हुआ था वो आप इस साल ऐड करेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा जो आप 14,480 रुपए जो गेन हो रहा है ये आप बिजनेस इनकम में लेके जा रहे हैं। एडबैक पे
कैसे, समझा नहीं मैं आपकी बात। सर देखिए, जो अलाउबल कर देते हैं वो तो आप माइनस करके अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, इसका मतलब ये प्रॉफिट कम हो जाता है। पर अगर कोई चीज अलाउबल नहीं करे तो इसका मतलब ऐड बैक करा रहा है, ऐड बैक करा रहा है तो उस पर टैक्स लगा रहा है। हाँ बिल्कुल, एड बैक टैक्स लगा रहा हूँ ना। तो इसका मतलब ये है कि वो आप इसलिए अलाउबल कर रहे हैं कि उन्होंने पहले तो ऐड बैक करा हाँ, पहले एड बैक कराया था, पिछले सालों में एड बैक कराया था रिटर्न में, ठीक है। उसको डिसअलाउ करने का मकसद ये है, मतलब ये है कि आपने जो एक्सपेंस आपका था उसको उन्होंने कम कर दिया है। जैसे आपका एक्सपेंस आप कह रहे थे यार मुझे 12,600 का डेप्रिसिएशन थी, उन्होंने टैक्स वालों ने कहा कि नहीं ठीक है, आपको डेप्रिसिएशन जो है ना आप 80% उसमें यूज कर रहे हैं बेसिस में, लिहाजा ये अलाउ होगा। कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने टैक्स ले लिया हमसे, यही बात है। टैक्स इस पे ज्यादा ले लिया ना, अब ठीक है, ज्यादा टैक्स ले लिया, किस पे, आपकी कम अलाउ कर दिया एक्सपेंस। जब एक्सपेंस कम अलाउ कर दिया, टैक्स ज्यादा दे दिया आपने। अब आप जो है दोबारा जब यहां पे भी टैक्स दे रहे हैं ना, इस पे यहां पे भी तो टैक्स दे रहे हैं ना। इसमें भी देखना है तो बेनिफिट टैक्स वालों को ही होगा। नहीं, यहां नहीं हो रहा ना, अब तो वो अलाउ कर रहे हैं ना, यहाँ पे रिटन डाउन वैल्यू में अलाउ कर रहे हैं ना। अगर इसके ऊपर देते हैं वो, तो आप इसके ऊपर जो है ना वो करते हैं, ज्यादती करते हैं, इसको शामिल ना करते हैं, सिर्फ इसके ऊपर आप कैलकुलेशन करते हैं कि 50,000 में से 29,400 माइनस करते हैं, तो वो कहते हैं कि यार ये जो है ना डबल आपके साथ नाजायज कर रहे हैं, कि यहाँ पे भी डिसअलाउ कर रहे हैं और यहाँ पे भी इसकी फुल टैक्सेशन कर रहे हैं हमें। परेशान हो, कंसेप्ट क्लियर कर लें अपना, इस तरह बड़े क्वेश्चन नहीं आते भाई, सही है, छोटे क्वेश्चन आते हैं, ये आप करेंगे तो कर सकेंगे, वरना जो है ना आप वहां पे भी उलझोगे। कंसेप्ट इससे क्लियर होगा आपका। खुद जो है ऑर्डिनेंस पढ़ ले तो वहां पे सेक्शन 22 पढ़ के दिखाएं बगैर इसके, मैं आपको मान जाऊं, ऑर्डिनेंस में भी नहीं पढ़ सकता बंदा। इसको देख के ना परेशान नहीं होना यार ये कैसे करेंगे, ये सिर्फ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, अब एंजॉय करके भाई, सही है, एंजॉय करो। ये आप जब आएंगे ना इंशाल्लाह, डिपार्टमेंट में जब आएंगे ना सारे इंशाल्लाह, तो फिर ये आपके काम में आएगा। अभी तो मुश्किल हो रही है सबके लिए ना, लेकिन तब काम में आएगा कि यार ये चीजें वाकई काम की थी। ये डॉट में भी पढ़ाई जाएंगी आपको। कौन सा कौन सा? ये ये है ना 12,600 का 80% अलाउ हुआ, 20% डिसअलाउ हुआ, इसका 20% निकाले यही आएगा इसका। कल जो है सेक्शन 22 किसने पढ़ा था घर पे जाके? ऑर्डिनेंस है, पढ़ा था? हाँ बुक्स है ऑर्डिनेंस की, वही भी ऑर्डिनेंस ही है। सेल टैक्स और एफईडी इंशाल्लाह, उसमें सारी चीजें नहीं कराएंगे, जो मेन है वही कराएंगे। जो कोर्स है ना वो पूरा होगा आपका, कोर्स पूरा होगा, ऐसा नहीं यार कल लपेट देंगे यार, इतना टाइम जो है ना सीए में लगाते हैं हम लोग, सही बात बता रहा हूँ, सही है। अगर लपेटना होता मैं कर लेता, आप लोग बोलते यार ये हो गया, खुश हो जाते, वहां पे जाके आप फिर करते तुके। यहाँ पे आप पढ़ के निकलोगे, वहां पे दुआ दोगे, मुझे बोलोगे कि हाँ यार वाकई में, आप करके निकलोगे तो बोलोगे हाँ मेरा जो है इतना % सही है, बंदा तब जो है ना वो होता है। डेमो कब ली थी?
अच्छा, डिस्पोजल जो है, डिस्पोजल से जो है ना एक चीज ध्यान में रखिएगा, डिस्पोजल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने बेच दी। डिस्पोजल बिजनेस टर्म में ये कहते हैं कि भाई आपने ट्रांसफर भी कर दी किसी को, आपका एसेट डिस्ट्रॉय होगा या फायर पकड़ ली, कुछ भी हो गया, आपकी यूज में नहीं रहा, वो चला गया, खत्म, तो उसको भी डिस्पोजल ही कहेंगे। ठीक है, डिस्पोजल। एक्सचेंज किया या कैंसिल कर दिया या ट्रांसफर कर दिया, डिस्ट्रॉय हुआ, सोल्ड आउट कर दिया या एक्सपायर्ड हो गया। ये सब जो है ना डिस्पोजल की टर्म में आती हैं। एक्सचेंज, कैंसल, ट्रांसफर, डिस्ट्रॉयड, सोल्ड आउट, एक्सपायर्ड, इसके अलावा भी सीजेस टू बी यूज, सही है, वो सब जो है ना डिस्पोजल में आता है, डिस्पोजल ऑफ एसेट। ऐसे ही अगर किसी के पास पर्सनल कोई एसेट है, वो अपनी बिजनेस में यूज में लेकर आता है, तो उसको एक्विजिशन कहेंगे। ठीक है, और अगर कोई बिजनेस का यूज का कोई एसेट है, वो पर्सनल यूज में लेकर आता है टोटली, तो उसको भी डिस्पोजल ही कहेंगे। ठीक है, उसकी भी पूरी ट्रीटमेंट होगी, उसको कहेंगे फेयर मार्केट के हिसाब से। ठीक है, ये सब जो है टर्म जिसमें यूज होती है डिस्पोजल में। एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस जो है वो भी कॉस्ट में ऐड होती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक जुलाई 1 2021 को एक एसेट खरीदा अमेरिका से, ऐसे ही आप डॉलर में अगर पेमेंट करते हैं, कोई एसेट खरीदते हैं, ठीक है, तो आपने क्रेडिट पे लिया है एसेट,
$2000 में ये एसेट आपने खरीदा था। इस डेट को पेमेंट आप कर रहे हैं 18 सितंबर को, ठीक। 1 जुलाई 2021 को ये $2000 में खरीदा। इस डेट को इसके डॉलर के जो रेट थे पाकिस्तानी 160 पर डॉलर, तो इसका पाकिस्तानी रेट कितना हुआ? एसिड डेबिट हुआ कितने से? $2000 मतलब है 3,20,000। एसिड डेबिट $3,20,000 क्रेडिट, डेबिट और ये क्रेडिट। भाई ये अकाउंट पेबल 3,20,000 थे। इस डेट में आपने अपने अकाउंट्स में बुक कर लिया, ये एसेट रिकॉर्ड कर लिया 3,20,000 का। इस डेट को डॉलर के रेट थे $2,000 का रेट, जो रेट था पर डॉलर 160 रुपये। तो आपने $2,000 को 160 से मल्टीप्लाई किया तो 3,20,000 आपको पे करने थे। 3 महीने बाद आपने जब पेमेंट की तो उस दिन देखा कि भाई डॉलर के रेट जो है ना 163 हो गए, ठीक है। आपका बैंक जो है ना कितने से डेबिट हुआ? $2,000 मल्टीप्लाई बाय 163, बैंक क्रेडिट हुआ कितने से? ठीक है। अकाउंट पेबल हुआ 3,20,000 से डेबिट, ठीक है। ये जो अकाउंट आपने पेमेंट करनी थी वो आपने पे कर दी, लेकिन ये दोनों साइड सेम होनी चाहिए। 6,000 का डिफरेंस आ रहा है अब भी, ये कहाँ जाएगा? एसेट का पार्ट बनेगा ये। यार ये स्टॉक एक्सचेंज की चीजें हैं, छोड़ो इसको। डेबिट नहीं, कहाँ है? एसेट डेबिट होता है भाई, इंक्रीज होता है। हाँ ये डेबिट है भाई, बढ़ गया ना। ज्यादा दे रहा हूँ ना पेमेंट, कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। जस्ट लाइक इस तरह जो कोई टैक्स का अमाउंट है, एसिड को खरीद लिया, टैक्स की अमाउंट पे करना है आपने एसिड को यूज करने के लिए, तो वो भी इसका पार्ट बनेगा कॉस्ट का। ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज में आप कोई डिफरेंस आ जाता है एसिड के लिए, वो भी आपका बहुत है। बड़ी कंपनियों में जो बाहर से चीज़ें खरीदती हैं वहाँ पे ये चीज़ें, ये ट्रांजैक्शन बहुत होती हैं। फ्लक्चुएशन जो है ना अभी 160 से 7 या 168 पे चला गया है मेरा ख्याल में डॉलर के रेट। हो गया टाइम? ये हमारा डेप्रिसिएशन एंड हो गया तकरीबन 12 को। अब जो है ना हम एमोटाइजेशन पढ़ेंगे सेक्शन 24 और प्री कमर्समेंट एक्सपेंडिचर सेक्शन 25, ठीक है।
ये छोटे छोटे सेक्शन है, इनको जो है ना एक ही क्लास में निपटा देंगे सारे। अभी ये दो सेक्शन करके अगली क्लास में जो है ना सारा जो है कर देंगे। कल नहीं मेरी। किसमें? सेक्शन नंबर 9 से लेकर 65 और 9 नहीं 2 1 से लेके सेक्शन जो है ना पूरे इनकम टैक्स की बात कर रही है, पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 241 ज़्यादा है। 241 तो है, जिसमें जो है ना बीच में कुछ ओमिट है, कुछ जो है ना एडिट है, ठीक है। वो 241 आप सीरियल वाइज तो देखोगे सही है। इस तरह भी है कि आपने 236 के 236 डब्ल्यू तक है, सही है, सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। 153 में भी जो है ना जैसे हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था 23A ओमिट हो चुका है, 23A ओमिट हो चुका है। इस तरह प्रॉपर्टी में 17 ओमिट हो चुका है। तो बहुत सारे ये जो है ना एक्चुअल में ज़्यादा है कुछ। नमाज पढ़ लें, नमाज के बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। यार जिस तरह हमें सेक्शन 22 में कहता है ना कि डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, तो वो है टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। ऐसे ही एमोर्टाइजेशन जो है ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। एमोर्टाइजेशन किस पे होती है? इंटेंजिबल्स पे। और टेंजिबल पे क्या होती है? डेप्रिसिएशन। सेम एज इट इज़ वही चीज़ है। ये समझो कि भाई इसका नाम बदल गया है, चीज़ वही है, लेकिन ये है इंटेंजिबल एसेट्स पे। अब इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या चीज़ आती है? सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट और सीक्रेट फार्मूला हो कोई, फ्रेंचाइज लाइसेंस में आ गया। गुडविल नहीं है भाई, गुडविल को नहीं छेड़ो ना, छेड़ मलंगा में वो जो है ना। हाँ आप छेड़ रहे हो ना मुझे, तो मैं फिर वहीं आ जाऊंगा। हाँ गुडविल का नहीं छेड़ो, गुडविल है तो सही लेकिन उसके कंडीशन अलग है। ठीक है भाई, ये हैं सारे इंटेंजिबल्स जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। लाइसेंस आपको लगता है हैं फिजिकल लाइसेंस लिखा हुआ होता है, लेकिन भाई लाइसेंस आपको एक राइट दे देता है, वो राइट फिजिकल नहीं है। लाइसेंस खुद तो वजह तो खुद है, लेकिन हाँ वो आपको एक राइट देता है कि भाई आप जो है फ्रेंचाइज खोल सकते हैं 5 साल के लिए। तो 5 साल की जो एग्जिस्टेंस है ना, वो जो राइट है उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ट्रेडमार्क है किसी का, वो वही बंदा यूज कर सकता है, उसको जो है ना वो रजिस्टर करवाते हैं लोग, तो वो किसी और को अलाउ नहीं होता, वो उसकी जान पहचान बन जाती है, ठीक। सीक्रेट फार्मूला किसी के पास है, जैसे हमारे पास मेडिसिन कंपनियों में ज़्यादातर यही होता है कि कोई जो है पेनाडोल बना रही है तो सीक्रेट फार्मूला इनके पास होगा, तो वही बना रहे होते हैं, तो कोई दूसरा उस नाम से वो नहीं बना सकता, ठीक।
तो इस टाइप की जितनी भी जो चीज़ें आती हैं ये आती हैं एसिड्स हैं, ये सारी एसिड्स ही हैं, लेकिन ये है इंटेंजिबल। ठीक, थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे टेंजिबल में व्हीकल, बिल्डिंग और ये चीज़ें डिस्कस की थी, और उसमें हमें मिलता था क्या, डेप्रिसिएशन। यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये भी एसिड्स ही हैं, लेकिन ये है इंटेंजिबल एसिड्स। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एमोटाइजेशन। ठीक है, अब एमोटाइजेशन कैसे मिलता है, कॉस्ट ऑफ डिवाइडेड बाय, नहीं भाई, यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ या 25 ईयर्स सर अभी रिसेंटली 25 इयर्स सबके नहीं यार, लिखा हुआ है यहाँ पे does not have a certain useful life shall be treated as if it had a भाई जिसके पास, जिसकी कोई असर्टेनेबल लाइफ है, जिसका फॉर एग्जाम्पल को पता है लाइसेंस आपको 5 साल के लिए मिला है, तो कॉस्ट कितने में खरीदा, 50 लाख का डिवाइडेड बाय 5। जिसका आपको पता है तो वो उसी के हिसाब से, जिसका पता नहीं है, असर्टेनेबल नहीं है, अनलिमिटेड है, तो वो आप 50-25 साल में करेंगे। ठीक है, इन केस ही लिख देता हूं, ये भाई याद कर लेना यार। जिसकी कोई असर्टेनेबल लाइफ नहीं होगी तो उसकी लाइफ कितनी हम लेंगे, 25 ईयर्स। इसमें भी वही प्रोपोर्शनेटली जो यूज होता है। फॉर एग्जांपल आपने सॉफ्टवेयर लिया है और उसको आप अपनी पर्सनल यूज में भी इस्तेमाल कर रहे हैं और कंपनी में भी यूज कर रहे हैं, तो उसको भी ऐसे ही आप उसको डिवाइड करेंगे, डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन निकालेंगे, 20% 80% में आप उसको प्रोपोर्शनेट करेंगे। वही रूल अप्लाई होगा, ज़हन में रखिएगा। ठीक है, इसमें वही रूल है। अगर पूरे साल आपने ये कोई इंटेंजिबल एसेट यूज नहीं किया है, कुछ दिन यूज किया है, कुछ दिन नहीं किया है, तो जितने दिन आपने यूज किया है तो वही उसी हिसाब से आप इसको प्रोपोर्शनेट करेंगे नंबर ऑफ डेज के। ठीक है, लेकिन ईयर ऑफ डिस्पोजल पे अगर कोई इंटेंजिबल एसेट आप जो है डिस्पोज ऑफ करती हैं, ईयर ऑफ डिस्पोजल पे कोई एमोटाइजेशन अलाउ नहीं है। डेप्रिसिएशन भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक बात, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हम जब जिस ईयर खरीदते थे उससे ईयर फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, लेकिन यहाँ पे एमोटाइजेशन में क्या है कि जितने दिन आपके लिए अवेलेबल फॉर यूज हुआ उतने दिनों आपको नंबर ऑफ डेज के हिसाब से याद है सबको भाई, ये नंबर ऑफ डेज के हिसाब से इंटेंजिबल जो है आपको अवेलेबल, जितने दिन आपके पास अवेलेबल फॉर यूज हुआ उसी के हिसाब से आपको अलाउ होगा एमोटाइजेशन इंटेंजिबल पे।
डेप्रिसिएशन पे नहीं है। डेप्रिसिएशन में जिस साल खरीदा उस साल फुल डेप्रिसिएशन, बेचा उस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं। इस साल में फॉर एग्जांपल आप खरीदते हैं तो जिस साल आपने खरीदा जितने दिन आपके लिए अवेलेबल फॉर यूज हुआ उतनी डेप्रिसिएशन आपको अलाउ होगी, एमोटाइजेशन अलाउ होगी। लेकिन जिस साल बेचेंगे उस साल कोई एमोटाइजेशन अलाउ नहीं है। डिस्पोजल दोनों का सेम है, सही है, और एक्विजिशन दोनों का मुख्तलिफ है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल करते हैं फिर समझ में आ जाएगी। फर्स्ट जुलाई असेट्स एट कॉस्ट ऑफ रुपीज 5 लाख, 5 लाख में कॉस्ट ऑफ असेट जो है खरीदा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ असेट जो है वो 5 लाख थी, फर्स्ट जुलाई को खरीदा, विच इज यूज फॉर 60%, 60% और 40%, ठीक है, बिजनेस और पर्सनल। यूजफुल लाइफ ऑफ द इंटेंजिबल इज एस्टिमेटेड टू बी 8 years। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 8 years। इसके ऊपर लगाएं कितनी डेप्रिसिएशन आ गई और एमोटाइजेशन 62,000, 60% मल्टीप्लाई बाय 60%, अलाउ कितना होगा? कितना? ठीक है, डेप्रिसिएशन वाले ज्यादातर जो है सेक्शन यही अप्लाई होते हैं, ज्यादातर वही प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। सिर्फ ये फर्क है कि भाई जिस साल फॉर एग्जांपल कि किस साल में पार्टली आपने यूज कर लिया पार्टली नहीं कर किया, जितने दिन आपने यूज किया उसी हिसाब से आपको एमोटाइजेशन अलाउ होगी। नहीं, इस पे इनिशियल अलाउंस नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें डायरेक्ट एमोटाइजेशन है, इसमें इनिशियल अलाउंस का कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, वो उधर जो लिस्ट दी हुई है ना हमने, उस लिस्ट को अच्छी तरह याद कर लेना कि भाई इन चीजों पे हैं बस, उसके अलावा किसी चीज पे नहीं है। फर्स्ट ईयर अलाउंस खत्म हो चुका है, 23A था, खत्म हो गया वो, 23B है, बी है अल्टरनेट एनर्जी प्रोजेक्ट वाला। ठीक है, ये आ गया समझ में। ये एक कंसेप्ट और है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर का।
सेक्शन 25 प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर जो है ना, ऐसा एक्सपेंडिचर जो आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इनकर करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। और ये फिजिबिलिटी स्टडी कॉस्ट, ठीक है, प्रोटोटाइप, फॉर एग्जांपल आपने कोई डिजाइन किया है, ठीक है, या सैंपल की बेसिस पे लोगों को दिखाने के हम ये चीज बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर उसको प्रमोट करने के लिए, उसको मार्केट में लाने के लिए ये चीजें आप लेकर आते हैं, इस टाइप की चीजें प्रोटोटाइप में आती हैं। फिजिबिलिटी स्टडी बना ली, फिजिबिलिटी स्टडी के लिए कि भाई हम फला बिजनेस करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर जो है वो कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट कितनी, फिजिबिलिटी स्टडी के लिए आपको टेक्निकल प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है कि भाई कि आपकी जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं, मार्केट में लाना चाह रहे हैं, इसकी कितनी कॉस्ट है, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ेगी, उसमें हर इंजीनियर्स आप हायर करते हैं, वो देखते हैं कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी और प्लांट कितना बड़ा लगाना चाहेंगे, कितने लोग आप हायर करेंगे, कितनी बड़ी जो है ना ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी, और पर यूनिट की कॉस्ट वो कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। फिर वो कहते हैं कि भाई इसकी मार्केट में क्या वर्थ है ये चीज़ जो आप बना रहे हैं। इस टाइप की जो फिजिबिलिटी बनती है ना, वो सब जो है ना पहले बिजनेस से पहले। अब आप जो है बिजनेस, हाँ, अब आप एस्टिमेट लगाते हैं, एस्टिमेट बना के आप एक चीज़ जो है प्रोफेशनल बनाते हैं, ऐसे नहीं होता हवाई मेरे जैसे बंदे को बना के भाई चल भाई फिजिबिलिटी बनाओ, ऐसा नहीं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके टेक्निक्स वो यूज़ करके वो आपकी चीज़ जो है ना मार्केट में लाते हैं, ठीक है, तो वो आपको बताते हैं कि भाई अच्छा इसके ऊपर जितना कॉस्ट खर्च हो गई, वो इंजीनियर को कॉस्ट, वैल्यूअर की कॉस्ट, ये जितने भी लोग प्रोफेशनल हायर किए उन्होंने फिजिबिलिटी बनाई आपके लिए, ठीक है, इन सब की जितनी कॉस्ट है वो जो है ना प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर में चला जाता है, और ये आपको 20% ऑफ कॉस्ट अलाउड है एवरी ईयर। इस अमाउंट तक जितनी भी कॉस्ट 20%, ये आपका अलाउबल एक्सपेंस है, ठीक है, 20%, हाँ वही है, 5 साल बिल्कुल ऐसे ही है, 5 साल 20%, 10 साल का मतलब 10 साल, हाँ जी। नहीं पहले भी नहीं था यार, पहले भी नहीं था, ऐसे ही गलत पढ़ा होगा आपने, देख लीजिएगा। वो
डेप्रिसिएशन का होगा, नहीं है। इनिशियल अलाउंस के लिए जो नेगेटिव लिस्ट दी गई है ना, उससे हट के उन लोग उन चीज़ों पे हैं। चेक कर लेना वो क्वेश्चन कैसा था। हाँ क्वेश्चन वरना नहीं, उस पे नहीं है। ठीक है, ये हमारे सेक्शन 25 भी हो गया और इंशाल्लाह ऑनवर्ड हम इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मेरी इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट वीक होगी, फिर इंशाल्लाह इसको टेस्ट भी करते हैं। अपने एक टेस्ट भी ले लेता हूँ मैं जो रहते हैं, ठीक है। थैंक यू।